आपका टैक्स मंत्रा में जहां हम आज बात करने वाले हैं सैलरीड क्लास को लेकर कि वो कैसे टैक्स बचा सकते हैं, उनके पास क्या क्या टैक्स बचाने के उपाय हैं। नया फॉर्म 12BAA क्या है, इसका फ़ायदा एक एम्प्लॉय कैसे उठा सकता है, कैसे अपने वो TDS और TCS की कटौती को सैलरी के अगेंस्ट कैसे उसका एडजस्टमेंट करवा सकता है, इसकी रिपोर्टिंग कैसे हो सकती है, इस मुद्दे पे तो चर्चा करेंगे ही। साथ ही सैलरीड क्लास उनको जो रीइंबर्समेंट मिलती है उस रीइंबर्समेंट के जरिए कैसे वो अपना टैक्स बचा सकते हैं, कैसे वो अपने CTC में बदलाव करके पूरी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि कमाई के साथ साथ बचत के तरीके जानना ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप बचाएंगे नहीं तो आपकी लाइफ आगे कैसे बढ़ेगी। इन तमाम मुद्दों पे आज हम टैक्स मंत्रा में चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान हैं। हमारे साथ सुधीर कौशिक हैं, CEO हैं टैक्स पैनर के। शुक्रिया सुधीर जी, आपने वक्त दिया ET नाउ स्वदेश के दर्शकों के लिए। सर, हम शुरुआत करना चाह रहे हैं 12BAA, ये नया फॉर्म क्या है? CBDT ने जो ये नया फॉर्म जारी किया है, इसके क्या फ़ायदे हैं, एम्प्लॉयज़ कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आसान भाषा में हमारे दर्शकों को बता दीजिए सुधीर जी। नमस्कार, धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए इस शो में। और मैं त्योहार का मौका है जहां पर लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, और लक्ष्मी का मतलब है धन। तो अपने धन को बचाने के लिए उसको प्यार करना सीखें। लव योर मनी। जब तक आप अपने प्यार को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे, बचेगा नहीं। सरकार ने कई ऐसी चीजें कर दी कि टैक्स और ज्यादा दोगे आप, लेकिन साथ साथ वो आपको कुछ आसानी दे रहे हैं, जिसमें 12BAA जो नया फॉर्म आया है, इसमें इसके आने की वजह जो अमेंडमेंट है, फॉर्म तो पहले भी था ये, इसमें पहले TCS का या कोई और जो TDS डिडक्ट होते थे वो एम्प्लॉयर को बताने की व्यवस्था नहीं थी। उसमें सिर्फ एम्प्लॉयर को जो हम इन्वेस्टमेंट करते थे टैक्स बचाने के लिए, जैसे LIC में किया, होम लोन हमने किया, वो सब बताने की थी, या HRA तो रेंट रिसीट देना है, हम एम्प्लॉयर को सिर्फ वो बताते थे। और उसके अलावा अगर हमारा कहीं टैक्स कट रहा है, चाहे FD पे है या किसी और इन्वेस्टमेंट पे है, डिविडेंड पे है, हम वो बताने की स्थिति में नहीं थे। और एम्प्लॉयर ऐसा करता था कि ज्यादा टैक्स कट जाता था, क्योंकि कई बार हमें TCS खास तौर पे, जैसे मैंने गाड़ी खरीदी 20 लाख की या 10 लाख की, तो 1% TCS कटा, वो 10,000 रुपए में। अब इस साल से 1 अक्टूबर 2024 के बाद से अपने एम्प्लॉयर को बता सकता हूं, और एम्प्लॉयर बाध्य है, अब वो उसको कंसीडर करेगा। और अगर आपका TDS बन रहा है सैलरी में, तो वो उसको 10,000 से कम कर देगा। इसी तरह अगर मैंने कोई विदेश यात्रा की है, उसके ऊपर मेरा TCS कट गया है, वो TCS, क्योंकि पिछले साल यानी कि 2023 जुलाई में सरकार ने TCS की दरें बढ़ा दी थी, जो रेट थी वो 5% से 20% कर दिया, ताकि हमारी जो करेंसी है वो बाहर, जो हमारा फॉरेन करेंसी में ज्यादा ना लेनी पड़े, लोग थोड़ा सा पता लगे कि वो पैसा आ कहां से रहा है और कहां खर्च हो रहा है। तो मेडिकल और एजुकेशन को छोड़ करके ज्यादातर चीजों पे TCS की रेट 5% से 20%, यानी कि मुझे 1 लाख रुपए ट्रैवल पे खर्च करना है तो 20,000 रुपए ऊपर से मुझे चाहिए। अगर 10 लाख करना है तो 2 लाख रुपए ऊपर से सरकार को पहले देने पड़ेंगे, तब जाके मेरी पैकेज की बुकिंग होगी कोई ट्रैवल की। तो ये लास्ट ईयर ऐसा हुआ। अब जब लोगों का TCS इतना कट गया, तो उनको लगा कि भाई जाना तो था ही बाहर, व्यवस्था तो है नहीं, TCS की ऐसी माफी है नहीं। अब उसको रिटर्न में लेने के लिए भी आपको जो टैक्स रिटर्न है या अपने एम्प्लॉयर से लेने के लिए वो व्यवस्था नहीं थी। उसकी कई बार शिकायतें की जा रही थी कि भाई हमारा दोनों तरफ से टैक्स जा रहा है, इनकम पे भी खर्चे पे भी। अब सरकार ने वो मुश्किल जो थी, जो टैक्स पेयर्स की, खासतौर पे जो सैलरी टैक्स पेयर थे, उनकी वो मुश्किल आसान कर दी है। अब वो चाहे तो बाहर शेयर में इन्वेस्ट करें या चाहे जो भी TCS कट रहा है उनका, वो अपने एम्प्लॉयर को बताएंगे, और उनका सैलरी में उसको एडजस्ट करके नेट जो बचता होगा वो डिडक्ट कर लिया जाएगा। और ये 12BAA जो फॉर्म है, ये पहले भी था, इसमें कुछ चीजें रिपोर्ट करने की व्यवस्था नहीं थी, और एम्प्लॉयर के ऊपर ये बाउंडेशन नहीं थी कि उसको क्रेडिट अलाउ करे। ये फर्क आ गया है, अभी 1 अक्टूबर 2024 से एप्लीकेबल हो गया ये। ओके जी। तो सर, ये तो अच्छी बात है कि आपके पास रिपोर्टिंग करने का विकल्प हो गया, लेकिन जिनके पास ये पहले से टैक्स क्लेम, जो पुराने जो उनकी कटौती हुई होगी TDS, अगर उन्होंने क्लेम नहीं कर पाया पुराने साल का, क्या उनके पास वापस से वो विकल्प होगा? क्या वो उसका क्लेम फिर से कर सकते हैं पुराने टैक्स का? TCS का ना, वो 1 साल का जब एम्प्लॉयर करता है, तो वो पिछले एम्प्लॉयर की भी डिडक्शंस को देखता है। पिछले एम्प्लॉयर, आपको अपना फॉर्म 16 भी देना होता है वैसे तो, कायदे से अगर आप चाहो तो पूरा का पूरा उसको वो एडजस्ट करेगा।
अगर आपने ऑलरेडी कोई पिछले नहीं फॉर्म नहीं नहीं सुधीर जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि पिछले पुराने सालों में जो उन लोगों ने, जो अगर किसी ने कर्मचारी ने क्लेम नहीं किया, अगर आपको डिविडेंड पर भी टैक्स काट के आपको डिविडेंड दिया गया है, आपने उसका क्लेम नहीं किया और पूरा टैक्स सैलरी से भर रहे, उनका एडजस्टमेंट तो सैलरी में हुआ नहीं। इसी तरह इंश्योरेंस कमीशन हो या फिर फॉरेन करेंसी खरीदा, वहां पर भी टैक्स हुआ, तो उसका क्लेम वापस से हो सकता है क्या? इसमें ये क्योंकि एप्लीकेबल 1 अक्टूबर 2024 से है, इससे पहले अगर आपके साथ हुआ है तो वो रिटर्न जब आप फाइल करेंगे उसमें क्लेम करेंगे। ओके क्लेम तो कर ही सकते हो, लेकिन अभी क्या फायदा हो रहा है कि मेरा ज्यादा पैसा सरकार के पास नहीं फंसेगा। ओके। और पहले जो था वो मेरा पैसा टैक्स में फंस गया था, टीसीएस में या टीडीएस में, और मुझे रिफंड के लिए रिटर्न फाइल करना, और रिटर्न फाइल करने के बाद कई बार जिनका थोड़ा बड़ा अमाउंट होता है या फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व होती है, थोड़ा रिफंड आने में समय भी लग जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है। और जो आसान होता है वो तो 15 दिन 20 दिन में आजकल आ जाता है, इतनी मुश्किल नहीं। पर क्यों हम 6 महीने या साल के लिए अपना पैसा वहां पर रखें जहां सिर्फ 6% ब्याज मिलता है, वो भी टैक्सेबल है। तो सरकार ने ये टैक्स पेयर फ्रेंडली एक स्टेप लिया है, करेक्शन है एक तरह की, और ये अमेंडमेंट है। ओके, बिल्कुल सही बात है। अब आसान हो गई रिपोर्टिंग में सर, लेकिन अब एक सवाल, आसान सवाल ये है लेमैन के लिए कि 12BAA ये फॉर्म मिलेगा कहाँ? क्या एम्प्लॉयर की तरफ से ये जारी किया जाएगा एम्प्लॉइज को कि फॉर्म भर के अपने डिक्लेयर कर दे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये एम्प्लॉयर की तरफ से होता है आजकल, क्योंकि डिजिटल जमाना आ गया है, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं हमारी सरकार, तो उसमें जो व्यवस्था हमारे पोर्टल पर ज्यादा है। ये फॉर्म सरकारी है, मतलब ये तो फॉर्मेट कोई ऐसा नहीं कि किसी कंपनी स्पेसिफिक है, किसी की चॉइस है, ये स्पेसिफिक है। हाँ, एम्प्लॉय के पास थोड़ी सी लिबर्टी है कि वो क्या चीज डिक्लेयर करे या ना करे। अभी एम्प्लॉय के ऊपर ये बाउंडेशन नहीं है कि सारी की सारी इनकम अपने एम्प्लॉयर को बताए। कई बार नहीं बताना चाहते एम्प्लॉयज कि भाई मैं क्या क्या करता हूँ, मैं एफ&ओ करता हूँ, मैं क्रिप्टो करता हूँ, या मैं प्रॉपर्टी 2 है मेरे पास, व्हाटएवर, तो दे डोंट वांट टू डिस्क्लोज। ये एक पर्सनल इंफॉर्मेशन है जिसका आसान तो यह है कि एम्प्लॉयर टैक्स काट लेगा, तो आपके एक और फायदा होता है, ब्याज नहीं देना पड़ता बाद में। ज्यादा टैक्स जाता है ना कम जाता है, क्योंकि वो पूरी कैलकुलेट करेगा। ओके। अब सर एक मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटे ट्रेडर आप कह सकते हैं, जो सैलरीड क्लास भी है और ट्रेडिंग की जिनको लत लगी हुई है, वो ट्रेड करते हैं लेकिन उसकी रिपोर्टिंग नहीं करते, चाहे वो लॉस कर रहे हो या प्रॉफिट कर रहे हो, तो क्या उसकी रिपोर्टिंग भी 12BAA इस फॉर्म के जरिए हो सकती है क्या? कर सकते हैं सर। मैंने कहा ना आपका जहां भी, क्योंकि वहां पर भी कई बार क्या, अगर एनआरआई खासतौर पे, तो उनका टीडीएस भी बहुत कटता है, और वो कई बार जब लॉस में है तो फिर उनको रिटर्न में ही क्लेम करना पड़ेगा। आज अगर वो अपने उसमें डाल देंगे अपने एम्प्लॉयर के पास, तो वो एडजस्ट हो जाएगा उनके बाकी टैक्स से। ओके, तो ये की जो व्यवस्था है वो कम हो जाएगी, मतलब उसमें कम फंसेगा हमारा, अपने बिजनेस में, अपने घर में, अपनी इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हैं, म्यूचुअल फंड में, जहां भी आपकी जरूरत है। ओके, तो जहां भी आपके टैक्स कटे हुए हैं तो उसकी पूरी जानकारी आप 12BAA फॉर्म के जरिए दे, उसकी रिपोर्टिंग करे, और उसी के आधार पे एम्प्लॉयर आपके फॉर्म 16 को तैयार करेगा। मैं सही हूं सुधीर जी? बिल्कुल। आपको बस इसमें बड़ा फायदा उन लोगों को हो गया जिनका जो टीसीएस है, टीसीएस वाले ज्यादा लोग हैं, क्योंकि उनका अभी एडजस्ट नहीं हो रहा था। सबसे बड़ी व्यवस्था के लिए हुई है, मार्जिनली जो है टीडीएस की हुई है। ओके, चलिए अच्छी बात है। तो एक अच्छा करेक्शन है, एक अच्छा स्टेप है जिसका फायदा सभी को मिलेगा और रिपोर्टिंग में भी ज़्यादा आसानी होगी। चलिए सर, अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरा सवाल होगा, सीटीसी से जुड़े हुए बहुत सारे जो रीइंबर्समेंट कंपनियों में मिलते हैं, हर कंपनीज में आपके सैलरी के हिसाब से रीइंबर्समेंट दिए जाते हैं। इसमें बताइए, क्या ये विकल्प सभी को मिलता है या ये खास विकल्प मिलता है, या कंपनी पे डिपेंड करता है, या ये पॉलिसी सभी के लिए होती है कि सीटीसी में उनको रिम्बर्समेंट तय करने का, चुनने का विकल्प होता है? देखिए, जैसे ईश्वर ने हमको एक जैसा ही बनाया है, लेकिन हमने अपने कपड़े और अपने कुछ बातों से, अपने विचारों से अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति बना लिए, अलग अलग देश बना लिए हैं, ठीक है। इसी तरह इनकम टैक्स लॉ ने सबके लिए एक कानून बनाया है, लेकिन हर कंपनी ने अपनी कुछ पॉलिसी बना ली है। लॉ में सबके लिए एक है। ओके। लेकिन कंपनीज ने क्या किया, जिसकी जितनी क्षमता थी, ज्ञान था, जितनी उसके पास मैं कहूंगा कि रिसोर्सेस थे, उसके हिसाब से उसने लॉ को यूज किया है। ओके। जैसे कि मान लो कारलीज एक बड़ा टैक्स सेवर है, जो कि कई कंपनीज ने अपने हायर लेवल पे तो दिया है कारलीज,
लेकिन कोई 5 लाख वाली कार खरीदता है तो उस आदमी के लिए वो शायद ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसका रैंक छोटा है। तो उन्होंने कई चीजों में भेदभाव, मैं कहूंगा इसको साफ तौर पे, क्योंकि जब लॉ में भेदभाव नहीं है तो आप क्यों करते हो? तो मेरी राय तो ये है, एज ए प्रोफेशनल, मैं जो टैक्स एक्सपर्ट हूं, मुझे लगता है कि आपको सब कुछ छूट देनी चाहिए, क्योंकि कानून में उनके लिए है, उनका हक आप कंपनी रोकती है। अगर मैं किसी का टैक्स देखता हूं, हमने तो लाखों लाखों रिटर्न किए हैं, 2 मिलियन का काम कर चुके हैं 17 सालों में, और उसमें जो डाटा एनालाइज किया, जो इनसाइट हमने पाई है, 2/3 जो टैक्स ज्यादा जा रहा है वो एम्प्लॉयर की वजह से जाता है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता है। अब एचआरए, किसी को घर में अपने ही रहना है और उसे किराया नहीं देना है, अब उसके लिए एचआरए का कंपोनेंट आप ब्लॉक कर देते हो, फिक्स कर देते हैं, जबकि लॉ में जीरो भी हो सकता है एचआरए। बिल्कुल सही बात है। और बहुत लोगों का, अगर आपने कही व्यवस्था होती है ना हमारी जो पुरानी है, उसको हम सोचते ही नहीं है। ओके, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। और एक बात ये भी होती है कि अगर जैसे आप मुंबई या दिल्ली जैसे शहरों में रह रहे हैं, मुंबई में हैं आप, सबॉर्ब में अगर आपने घर खरीदा है, आप चाह रहे हैं ऑफिस के पास, साउथ बॉम्बे के आसपास ही रहें, तो आप उस तरह का विकल्प भी आपके पास होना चाहिए कि आप अपने सेल्फ ऑक्यूपाइड के साथ साथ रेंट पे भी रह सके, इस तरह की भी बात होनी चाहिए। सर, अब मैं सीटीसी में जो विकल्प मिलते हैं रिम्बर्समेंट के, वो कुछ एक एक विकल्प के बारे में मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। पहला विकल्प है जो आमतौर पे बहुत सारी कंपनीज की में दी जाती हैं, वो ऑप्शंस मिलता है आपको चूज करने का, वो है फ्यूल और ट्रैवल पर खर्च। इसके क्या फायदे हैं, इसमें हम इससे टैक्स कैसे हम बचा सकते हैं, क्या उपाय के जरिए? देखिए, अगर 2 तरह का है, एक हम सिर्फ ऑफिस के लिए काम करते हैं, वो हमारा सैलरी का पार्ट नहीं होता है जनरली, जो समझदारी कहती है, वो हमारा रिम्बर्समेंट है, वो टैक्सेबल नहीं है, उसके लिए लॉग बुक रखनी पड़ती है, मैं कहाँ कहाँ गया, कितने दिन गया, वो रिम्बर्समेंट को हम सैलरी का पार्ट नहीं मानते हैं। हाँ, अगर सैलरी का पार्ट है तो वो होता है, क्योंकि पहले कन्वेंस अलाउंस होता था, अब वो नहीं है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड डिडक्शन में चला गया है। और घर से ऑफिस आने का कोई छूट नहीं मिलती है, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन में। ओके, ठीक है। अब रह गई बात कि मैंने कार लेनी है, हम सलाह देते हैं कंपनी कार लीज की विद ड्राइवर, क्योंकि उसमें आपकी कार अगर 15 लाख की है तो लगभग 7 लाख की आपकी टैक्स सेविंग हो जाती है 3 से 4 साल में, जो उसकी लीज पीरियड होता है। और कंपनी को ये फायदा है कि एम्प्लॉय जल्दी से छोड़ के नहीं जाता, क्योंकि कार लीज की अपनी कुछ मान्यताएं हैं, तो इससे रिटेंशन कंपनी का फायदा है, और एम्प्लॉय को टैक्स सेविंग सब्सटेंशियल है, क्योंकि अगर उसे 15 लाख की कार खरीदनी है तो पहले लगभग 7 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर टैक्स लगेगा 20 लाख पे, तब जाकर के उसके हाथ में 15 लाख आएंगे, तब वो कार खरीदेगा। तो इसलिए कार लीज, कंपनी कार लीज विद ड्राइवर, ड्राइवर में फायदा क्या है, सिर्फ 900 रुपए उसके टैक्सेबल होते हैं। सपोज करो आप 12,000 रुपए सैलरी देते हो, 15,000 ड्राइवर को सैलरी देते हो, एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हो, नहीं तो इधर उधर टेढ़े मेढ़े काम करेगा कोई, वो तो सोसाइटी के लिए भी अच्छा है। प्लस आपकी जो बॉडी है उसको कितना टॉर्चर करोगे, 12 घंटे ऑफिस में काम, 10 घंटे फिर सड़क पे भी सर्कस करनी है आपको कार चला के, तो थोड़ा आराम करो और थोड़ा अपने घर वालों से या अपने परिवार से बात करो। मतलब पैसे का ना यूज होना चाहिए। आपकी सैलरी बढ़ती है तो उसको अपने ऊपर खर्च नहीं करोगे तो सरकार ले ही लेगी टैक्स में। बिल्कुल सही बात है। कार लीज नहीं लोगे तो सरकार कहेगी मुझे दे दो, तुम्हें फायदा नहीं लेना। ओके, ओके, सही बात है। लेकिन कर भला हो भला, पहले अपने लिए करोगे तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो सरकार को टैक्स जाएगा। बिल्कुल सही बात है। सर, एक और कंपोनेंट जिसको बंद कर दिया गया था कोविड के दौरान, वो है एलटीए का, लीव ट्रैवल असिस्टेंस का। उसकी हालांकि वापस से शुरुआत हो गई है। इसके जरिए कैसे टैक्स सेविंग की जा सकती है और कैसे सैलरी रीस्ट्रक्चर कर हम इस कंपोनेंट के जरिए टैक्स बचा सकते हैं? इसमें जैसे जो सैलरी का एक स्पेशल अलाउंस होता है, जिसे हम टैक्सेबल अलाउंस कहते हैं, वो पूरी तरह टैक्सेबल होता है। उस अमाउंट को आप रिड्यूस कर देंगे। सपोज करो आपको पता है भाई हम घर में 4 लोग हैं और हमारा 70-80 हजार रुपए के बीच में कहीं ना कहीं बिल आएगा। बिल मतलब टिकट, ओनली टिकट, जो आने जाने का खर्चा है, और वो इंडिया के अंदर, बाहर जाने के लिए एलटीए की छूट नहीं मिलती है। तो आपको जब आप या तो नई कंपनी ज्वाइन करते हैं उस वक्त एक ऑप्शन मिलती है, जैसे अगर किसी को अभी अक्टूबर में ज्वाइन करना है, नवंबर में ज्वाइन करना है, वो ये ऑप्शन उठा सकता है फायदा। नहीं तो जो इसी कंपनी में काम कर रहे हैं उनके लिए मौका था अप्रैल का, वहां पर स्ट्रक्चर होती है सैलरी। और दूसरा इसमें खास बात यह, अगर आपने न्यू टैक्स रिजिम ले ली है तो ये सब छूट आपको नहीं मिलेंगी। तो ये एलटीए की या कार लीज की या मील कूपन की, ये सारी की सारी, या होम लोन की जो अपने घर पे छूट मिलती है, वो आपको नहीं मिलती है। आपको ओल्ड रिजिम में रहना चाहिए अगर ये सब फायदे, अपनी इन्वेस्टमेंट, अपना पैसा अपने पे खर्च करना है। और जीरो टैक्स कर सकते हो आप 20 लाख तक। इतनी सुविधा दे रखी है सरकार ने, फिर भी लोग क्या है, आलसी हैं या फिर वो थोड़ी सी, जो भी हम आलसी का मतलब, जैसे आप सुबह उठ के जिम नहीं जाओगे तो आपकी सेहत कैसे बनेगी, वॉक नहीं करोगे तो आप, दूसरा क्या है कि आप कैलकुलेटर पे डिपेंड करते हो, एक्सपर्ट पे नहीं।
अब आप एक्सपर्ट का काम थोड़ी ना करेगा कैलकुलेटर। लोग सही बात इधर-उधर है। कैलकुलेट करके छोड़ देते हैं। बिल्कुल, सही आपको बात है। डॉक्टर के पास जाना है, आपको पेन है, तो आपको टैक्स का पेन ही नहीं होता। आप को होता क्या है कि आमतौर पे आप कुछ चंद पैसे बचाने के लिए आप एक बड़ा नुकसान कर लेते हैं। ये होता है, बिल्कुल, जिसका जो और काम है, सालों जिस साल करते एक्सपर्ट का हैं। जो काम है, उसे करने दीजिए, फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा आप पैसे बचा पाएँगे। अगर टैक्स एक्सपर्ट की सलाह लेंगे, तो डेफ़िनेटली आपको उसका फ़ायदा तो ज़रूर ही मिलेगा। सर, ये आपने कहा कि एलटीए में सिर्फ़ आपको जो ट्रैवल के टिकट के ही खर्च या बाकी होटल में रहना, फिर टैक्सी के आने-जाने के सिर्फ ट्रैवल का टिकट होता है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो ट्रेन का टिकट एक्चुअल, और जो आपका हवाई जहाज से जा रहे हैं इकोनॉमी क्लास में, तो उसका भी टिकट होता है। उसमें बिजनेस क्लास नहीं अवेल कर सकते हो आप। हवाई जहाज में आपको इकोनॉमी क्लास है। तो इसमें ट्रैवल में जो आपको कुछ लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं फिर जाते नहीं है। ये आपको एम्प्लॉयर को सबमिट करना है, ये प्रूफ आपको रिटर्न में क्लेम नहीं कर सकते हो। जैसे एचआरए आप भूल गए एम्प्लॉयर को देना रेंट रिसीट, तो आप रिटर्न फाइल करते समय भी क्लेम कर सकते हो। लेकिन अगर आपने एलटीए की रसीद अपने एम्प्लॉयर को नहीं दी, तो आपका एम्प्लॉयर ही अलाउ करता है, क्योंकि वो ये चेक करता है कि छुट्टी पे भी था या नहीं था उन दिनों ये। ओके सर, आपने तो बता दिया कि फाइनेंशियल की शुरुआत में ही आपको विकल्प मिलता है। आमतौर पे एलटीए जो सरकारी कर्मचारी है उनके लिए 4 साल के जो ब्लॉक में 2 बार आता है, फिर दोनों प्राइवेट के लिए एक है सर, जी दोनों के लिए, प्राइवेट दो के लिए भी उसके लिए भी। और जो दूसरे एम्प्लॉइज हैं उनके पास ऑप्शन होता है, एलटीए के लिए तो नहीं होता, लेकिन वो रिटर्न फाइल करते समय बाकी डिडक्शंस ले सकते हैं जो एम्प्लॉयर पे डिपेंडेंट नहीं है। ओके ओके, चलिए सर। वो जी ज्वाइन करते हैं ना, जो न्यू ज्वाइन है, जैसे खास तौर पे अब जो इस साल में नई नई नौकरी कर रहे हैं, बदल रहे हैं, या पहली बार नौकरी कर रहे हैं, उनको अपना सीटीसी के लिए किसी ना किसी से सलाह लेनी चाहिए। और खास तौर पे जो सैलरी में एक्सपर्ट हैं, अगर आपको दिल में दर्द है तो आप दिल के डॉक्टर के पास जाते हो, ना कि हड्डी के डॉक्टर के पास। तो कह देने से कि वो टैक्स एक्सपर्ट है, किस चीज का टैक्स एक्सपर्ट है? तो बिजनेस वाला बिजनेस में ज्यादा अच्छा है, सैलरी वाला सैलरी में ज्यादा अच्छा है। ओके, चलिए सर, अब एक अगले रिइंबर्समेंट की चलते हैं, वो है मूवेबल एसेट्स को लेकर, जो आमतौर पे कंपनियों की तरफ से जो गाड़ी दी जाती है, या इस पे मूवेबल एसेट्स में टैक्स का क्या ये बनता है, कैसे यहाँ पे टैक्स सेविंग कैसे हो सकती है? दो दो चीजें अलग अलग कर लेते हैं हम, क्योंकि मूवेबल एसेट में हमारे पास एक लैपटॉप आती है जो कि निल टैक्स लगता है, निल, जीरो। और आजकल उसमें लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, ये कोविड में शुरू हुआ था। ओके। और ये बेनिफिट अब कंपनीज काफी देने लगी हैं, क्योंकि हाइब्रिड सिस्टम हो गया। तो इसके साथ एक्सेसरीज भी दे देती हैं, आपको टेबल चाहिए या कुर्सी चाहिए, ताकि आपकी सेहत बनी रहे और प्रोडक्टिविटी कंपनी की खराब ना हो। वरना लोग टेबल में बैठ करके काम करते थे तो उनकी हेल्थ को नुकसान हुआ, सर्वाइकल के इश्यूज आ गए, बैक पेन आ गया। तो अल्टीमेटली तो कंपनी का काम सफर करता है। और जब ओके। सीनियर लोग होते हैं तो उनके साथ, तो उन्होंने एक्सेसरीज भी इसके साथ कर दी। कंपनी खर्च करती थी वो पैसा, और एम्प्लॉय बिल दे देता था। दूसरा, अभी इसमें जो हुआ, कार का बिल्कुल अलग ट्रीटमेंट है। कार के लिए वो 2700 रुपए टैक्सेबल होता है अगर कंपनी कार लीज है, बाकी एग्जेम्प्ट होता है। जो भी उसमें मेंटेनेंस है, कार की लीज अमाउंट है, सब कुछ, वो काफी बड़ा टैक्स सेवर है। मैंने बताया ना, 7 लाख रुपए, लगभग लगभग 50% सेव हो जाता है। दूसरा जो इसमें आता है, ये एक और मूवेबल एसेट है, फोन है, मोबाइल फोन। क्योंकि आजकल फोन भी कंप्यूटर के जैसा काम कर रहा है। उसके अंदर एंड्रॉइड है, सब कुछ, मेल चेक करते हैं लोग, व्हाट्सएप, सब कुछ बिजनेस उस पर कर रहे हैं। और कई कंपनियों के मोबाइल ऐप ही ज्यादा चलते हैं, जो कि खासतौर पे गेमिंग कंपनी है, वहां पर वो मोबाइल भी इसमें मोबाइल एसेट में आ जाएगा, और कोई टैक्स नहीं लगेगा मेरी राय में। तो इसलिए जो कंपनी अपने एम्प्लॉय का भला चाहते हैं, एक्चुअली उसका इंटरेस्ट में, तो ये गैजेट्स कंपनी दे सकती है, वरना वो खरीदेगा तो उसको 30% एक्स्ट्रा ही जाएगा। दूसरा जो कार का है वो अलग है। अब जो रह गए कार, मोबाइल और लैपटॉप के अलावा, उनके उनके केस में क्या होता है, 10% ऑफ द वैल्यू। सपोज करो फर्नीचर है, अब एम्प्लॉयर ने कहा कि भाई मैं तुम्हारे घर का फर्नीचर रेंट पे लेकर के दे दूंगा। अगर या तो वो रेंट पे लेके दे रहा है, तो जो भी रेंट वो दे रहा है वो उसकी सैलरी में 10% या एक्चुअल रेंट, दोनों में उसकी वैल्यू चली जाती है। ओके वो टैक्सेबल होता है, बाकी नॉन टैक्सेबल 90%। तो इसी तरह से चलता रहता है ओके हर साल। ओके सर, कुछ और खर्चे हैं जो आप क्लेम करते हैं या रिम्बर्समेंट के तौर पे कंपनी में दिया जाता है, जो सीटीसी का हिस्सा होते हैं? एक है उसमें एक मील कूपन है जो काफी कॉमन है, जो 2200 पर मंथ के हिसाब से कंपनीज देती हैं। वो 50 रुपए पर मील कहते हैं, तो 100 रुपए दिन का मान लेते हैं। 2 मील से ज्यादा, कोई एक चाय है, स्नैक्स है, और एक खाना है, ऐसा मानते हैं, पुराना चला आ रहा है। और इसको 22 दिन हम वर्किंग के लेते हैं। तो ऐसा होता है, किसी कंपनी में ज्यादा वर्किंग डे तो कोई 2500 भी कर सकता है। एक्चुअल होना चाहिए कि हाँ इतने दिन काम होता है। ओके तो इसके अलावा एक गिफ्ट का है, जिसके लिए कोई बिल नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो पैसा
कैश में नहीं होना चाहिए, कहीं से ऐसा नहीं कि आप उसको विड्रॉ कर सकते हो, ओके उसमें आपको रिडीम करना पड़ता है प्रोडक्ट। ओके तो वो 5,000 रुपए गिफ्ट है, जैसे कंपनी की एनुअल जो होती है एनिवर्सरी वगैरह है, या उस पे दिवाली वगैरह में मिल गया कुछ दिवाली पे कूपन दे मिल दें, गया। एम्प्लॉय की सैलरी का हिस्सा है लेकिन वो टैक्स नहीं लग रहा। हम्म। तो और ऐसे गिफ्ट है। इसके अलावा बुक्स एंड पीरियडिकल्स होते हैं, जैसे कि सपोज करो मैं सीए हूं, मुझे कई जगह की मेंबरशिप लेनी पड़ती है पढ़ने के लिए, कुछ आजकल ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, या मैं टाइम्स ऑफ इंडिया ईटी वगैरह पढ़ना चाहता हूं, तो मुझे ऑनलाइन मेंबरशिप है, तो वो मैं अपनी सैलरी से तो खर्च करूंगा, वो मेरी नॉन टैक्सेबल हो जाता है। ओके तो बिल होना जरूरी है ऐसे मोबाइल लैपटॉप का, जैसे सुधीर कौशिक और केयर ऑफ टैक्स पैनल, तो मुझे अपने नाम से चीज हो गई लेकिन ये बिल कंपनी में भी चला गया। ओके सर, हाँ इसके अलावा इंटरनेट और फोन बिल्स वगैरह तो आमतौर पे जी, हाँ रिimbursement जी, के तहत। एक फोन बिल जो आपका मोबाइल का और एक फोन बिल जो आपका इंटरनेट का घर का जो भी है, दो, क्योंकि आजकल इंटरनेट और फोन उसी में होता है, घर पे जो लैंडलाइन होती है, वो दोनों बिल लेकिन आपके नाम होने चाहिए। ओके सर, और वो ये जो रिimbursement वगैरह है, अगर ये रिimbursement अगर किसी के को रिimbursement के तौर पे नहीं मिलता है, तो वो क्या चाहे तो रीस्ट्रक्चर अपनी सीटीसी में करवा के इस कंपोनेंट को अलग करवा सकते हैं। उनके पास के क्या ये विकल्प होता है या एम्प्लॉयर अपने हाथ में ही रखती है, वो चाहे तो दें? जैसे बहुत सारी कंपनी में तो इतना विकल्प है कि हम देख रहे थे कि 1 करोड़ की सैलरी पे अभी कुछ दिन पहले किसी ने सलाह ली थी कि भाई न्यू टैक्स रिजीम बताते हैं अच्छी है, लेकिन हमने देखा तो उनको लगभग 12 लाख रुपए ओल्ड टैक्स रिजीम में बच रहे थे। ओके इतना स्ट्रक्चर अवेलेबल था कंपनी के अंदर, लेकिन वो किसी और एक्सपर्ट से बात कर रहे थे और उसने सारे कंपोनेंट को यूज नहीं किया था। जैसे आपकी बेसिक सैलरी जरूरी नहीं है कि 40% हो या 50 हो, आप कई कई कंपनियां उसको 70-80% भी अलाउ करती हैं। वो फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो एम्प्लॉयर के हाथ में है। लॉ ओके में तो 50% का अभी आना है कानून, वो भी नहीं आया है कि ओके मिनिमम 50। ओके दूसरा एचआरए जैसे है या एनपीएस है, अब कोई 0% करता है, कोई 10%, और अगर न्यू टैक्स रेजिम है तो 14%। तो हर कंपोनेंट को अपनी जरूरत के हिसाब से स्ट्रक्चर करना है तो ज्यादा फायदा होगा। वेल्थ क्रिएट करनी है, लोग होम लोन ही नहीं लेते, 85% लोगों ने होम लोन नहीं लिया हुआ है। ओके उसके ओके लिए तो कोई एम्प्लॉयर की कोई परेशानी नहीं है, कोई वो नहीं है। तो 1/3 जो नुकसान कर रहा है वो आदमी खुद। मैं इसका एग्जांपल देता हूं, हमारी फिल्मों में 3 विलेन हुए हैं। गब्बर सिंह, और वो जो कहता था कि भाई आप गब्बर से कौन बचा सकता है, खुद गब्बर, तो वो एम्प्लॉय है। ओके एम्प्लॉय है, वो गब्बर है, अपना नुकसान खुद ही कर रहा है। अगर उसको बचना है तो खुद ही सोचना पड़ेगा कौन कौन सी चीज मेरे एम्प्लॉयर नहीं दे रहा पर मैं कर सकता हूँ। जैसे आपकी उम्र 50 साल है, बच्चे को एजुकेशन के लिए लोन लेना चाहिए, अपना पीएफ विड्रॉ कर लेते हैं जो कि टैक्स फ्री है, अपना एफडी तोड़ लेते हैं जो कि गलत है। तो अपना रिटायरमेंट को कॉम्प्रोमाइज करके बच्चे को पैसा दे रहे हो, फिर बाद में मांगोगे नहीं उससे। बच्चे की तो लाइफ अमेरिका में या किसी विदेश में अच्छी निकल जाएगी, आपने तो अपनी पैसे पे कुल्हाड़ी मार ली अपने पैरों पे, तो गलत है वो, फाइनेंशियली इनकरेक्ट, बच्चे को भी बिगाड़ रहे हो। ओके वो भी फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं सीख रहा है। तो जो डिडक्शंस है उसके पीछे बहुत अच्छा मकसद है, जो भी एग्जाम्पशंस। ओके और अब पूरी लाइफ लोग अपने घर में रहना चाहते हैं, जबकि एचआरए पूरी लाइफ ज्यादातर कंपनी देती है। अब इंक्रीमेंट जो है वो पे स्लिप पे रह जाती है, जबकि आप घर बदलते रहोगे तो पूरे घर के लिए इंक्रीमेंट होती है। आपका एचआरए बढ़ रहा है ना हर साल। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। तो आपको अच्छे घर में रहना चाहिए, और अपना घर शहर के बाहर खरीदोगे तो ये नहीं कह रहा है कि नहीं खरीदना है, लेकिन अपना घर जहां नौकरी है उसके बाहर खरीद लो, वो वेल्थ क्रिएटर समझो उसको। ओके सर, एक और उसमें रहने की इच्छा रखना नहीं है, क्योंकि बैंक का लोन तो 80% तो बैंक का पैसा होता है उसमें, बिल्कुल अपने पैसे से नहीं खरीदना। जी जब आपको 6% पे पैसा मिल रहा है, अपने पैसे को तो म्यूचुअल फंड में लगाओ, 12% 15% रिटर्न मिलती है। 30 साल तक गलती करते हैं लोग। तो होम लोन भी लेते हैं, कुछ लोग बोलते हैं मेरी उम्र 50 हो गई है भाई, अब मैं क्या करूंगा। अरे बैंक को डर नहीं लग रहा आपको लोन देने में 70 की उम्र तक, आपको डर लग रहा है लेने में। ओके बैंक के नियम देखो ना, जो दे रहा है, जी जी या सरकार ने छूट दे रखी है, क्योंकि टैक्स लग रहा है लोगों को, 60 साल में भी टैक्स लग ही रहा है। बात तो टैक्स का पेन होने की है। ओके सर, एक और कंपोनेंट की बात करते हैं। टैक्स छूट की अगर बात हो ही रही है तो वो है एनपीएस में जो कंट्रीब्यूशन है उसके छूट को बताइए कि उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं एक एम्प्लॉय। देखो एनपीएस ऐसा है कि आपने गलती से न्यू रेजिम ले ली या गलती से ओल्ड रेजिम ले ली, सबसे बड़ा फायदा है दोनों में मिलती है ये। एम्प्लॉयर एनपीएस जब एम्प्लॉयर डिडक्ट कर रहा है, आप जब करते हो इन्वेस्ट, जो 50,000 वाली 80 सीसीडी 1 वीक की है, वो आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में मिलेगी। न्यू टैक्स रेजिम में वो एनपीएस की डिडक्शन नहीं है। हाँ, एनपीएस के लिए मैं तो 12 साल से लोगों को रिकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि ये पीएफ से ज्यादा
रिटर्न देता है, क्योंकि ये 80C से ओवर एंड अबव है और इसमें इक्विटी कंपोनेंट है। अभी मैंने अपना अकाउंट देखा था तो लगभग 17% की IRR आ रही थी। तो इससे अच्छा क्या चाहिए आपको कि टैक्स सेविंग भी होगी। लोग पहले म्यूचुअल फंड में चले जाते हैं। अरे भाई, म्यूचुअल फंड में जाने के लिए आपको 30% पहले टैक्स कटेगा, फिर 70 रुपए आप इन्वेस्ट करोगे 100 में से। यहाँ 100 के 100 इन्वेस्ट हो रहे हैं। बिल्कुल तो आप लोगों को लालच होता है कि मैं शेयर खरीद लूं, या इससे अच्छा कुछ नहीं है। और 14% हो गया न्यू टैक्स रेजिम में। लेकिन सर यहाँ पे आम लोगों को लगता है कि यहाँ का पीरियड लंबा है, 60 के बाद ही मुझे रिटायर होना पड़े। कहीं सुसाइड करने का तो नहीं सोच रहे हो ना। और ऊपर वाले ने जो आपकी एक्सपायरी डेट है वो अगर 80 साल की लिखी है तो क्या करोगे। ओके, लेकिन अगर कोई चाह रहा हो कि मैं 50 के बाद काम ना करूं, उस हिसाब से अगर वो प्लानिंग कर रहा है तो उनके लिए तो प्लानिंग है, हर चीज की प्लानिंग है। सर देखो, जब आपका पैसे की जरूरत है ना, वहां पर सुविधाएं दी हुई है। बच्चे के लिए निकालना है, घर के लिए निकालना है, ऐसा नहीं जैसे PF में कुछ है। लेकिन उसका मेन मकसद आपकी रिटायरमेंट है। क्योंकि लोग सोचते हैं कितने दिन खाली बैठा है कोई, आप रियल में मैंने तो नहीं देखे लोग। नहीं, कितने दिन आप घूमोगे। लाइफ साइकिल जैसे जैसे सर कम हो रही है वैसे लोगों को लगता होगा कि उनकी रिटायरमेंट एज 60 ज्यादा हो रही है। जब वो अभी 30 की है, 30 के बाद क्या वही 60 तक हम रिटायरमेंट होंगे। एवरेज एज बढ़ गई है हमारे देश की। अगर आप वो जैसे कहते हैं मोर्टेलिटी रेट जो है, इंश्योरेंस कंपनीज अब 100 साल का बीमा कर रही है, 80 साल का लोग ले रहे हैं और रिकमेंड करते हैं। जैसे पहले हमारे घर में लोग बॉक्स छोड़ जाते थे, दादा दादी, जिसमें कुछ सोना निकलता था। आजकल हम कहते हैं अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लो, 80 पे भी जाओगे तो 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए दे के जाओगे अपने घर वालों को, बच्चों को। वो याद रखेंगे दादा नाना कैसे अच्छे थे। बिल्कुल सही बात है। हालांकि आपका भी कहना काफ़ी सही है, लेकिन यंगस्टर जिस तरह के सोचते हैं उनके फीडबैक के आधार पे वो बातें मैंने आपके सामने रखी। देखो, वो आसान जिंदगी को चाहते हैं। जो इंस्टेंट है, मैगी अभी चली है, तो अब हर चीज, इंस्टाग्राम भी अभी चला है। तो ये जो जनरेशन है, अब जरूरी नहीं कि अच्छा कर रही है, बहुत कुछ अच्छा कर रही है, पर कई बार जो दूरगामी चीजें होती हैं वो जब तक हमारे सामने नहीं आती, जैसे इंस्टेंट फूड खाने के लिए मना करते हैं ना पुराने लोग। बिल्कुल सही बात है। ये आपको बर्गर खाओगे तो बर्गर जैसे ही हो जाओगे। तो बिल्कुल सही बात है। जाता है और हो जाती है सेहत खराब। आजकल बच्चों को भी शुगर हो गया, बैठ करके लैपटॉप पे गेम्स खेलते रहते हैं। पहले गली और गांव में लोग खेलते थे तो सेहत भी बनी रहती थी। आखिरी सवाल, छोटा जवाब दे दीजिएगा। आप कौन से रिजिम की ये कहेंगे कि इस रिजिम को चुने, नया टैक्स या पुराना टैक्स सिस्टम? मैं तो ओल्ड इज गोल्ड के फेवर में हूं सर, क्योंकि आपका पैसा आपके हाथ में रहता है, वो किसी और शेप में रहता है इन्वेस्टमेंट में। लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में 15 लाख पे 0 टैक्स कर सकते हो, वो चांस ही नहीं है। वहां तो 1 लाख से ज्यादा टैक्स जाएगा ही जाएगा। लेकिन ओल्ड टैक्स रेजिम में वो टैक्स 0 हो सकता है। और उसमें एक्सपर्ट से बात करके छोड़ो। जैसे उधर डॉक्टर ने बता दिया कि आपकी हेल्थ कैसे बचेगी, आप बात किससे कर रहे हो, ये बहुत महत्व रखता है। ओके, बिल्कुल सही बात है। शुक्रिया सुधीर जी, आपने वक्त दिया। हमारे जो सैलरीड क्लास के लोग हैं उनके टैक्स बचाने के मंत्र आपने इस टैक्स मंत्रा के इस खास एपिसोड में दिए हैं। तो इसी तरह के एपिसोड हम आगे भी लाते रहेंगे और सुधीर जी आपको आगे भी गाइड करते रहेंगे। चलिए, इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।